हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस करूंगा डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर चुके हैं। ये आरसीएम हमने डिफाइन किया था। रिकॉल कर रहे होगा आपको। ये आरसीएम क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ मास मोमेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। राइट, ये डेफिनेशन हो चुका है ना। तो फाइनली इसको अब क्या बोल सकते हैं? M1 R1 प्लस M2 R2 एंड प्लस प्लस Mn Rn एंड M1 M2 प्लस प्लस Mn। ठीक है ना। मतलब ये हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं RCM किसके लिए? सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए। राइट, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। ये जो MR M वेक्टर R ये क्या है? ये है आपका मास मोमेंट है। ठीक है ना, मास मोमेंट। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या डिस्कस करेंगे? डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, मास m है, ये सेंटर ऑफ मास है। ये हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया x y z 0 0 0। राइट, तो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग, इट इज़ अ पॉइंट। तो आप इसको x y z अगर आप पॉइंट बोलते हो तो, या तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, ये भी तो बोल सकते हो ना आरसीएम है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। तो सेंटर ऑफ मास या तो पॉइंट होगा या तो पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग आरसीएम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है ना, आरसीएम डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मास मोमेंट डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है ना, मास मोमेंट। तो एक तरीके से हम देखें तो सेंटर ऑफ मास को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसका डबल डेरिवेटिव जो होगा वो टोटल फोर्स बाय मास, टोटल फोर्स बाय मास। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर आरसीएम इज इक्वल टू एफ नेट, और वो भी एक्सटर्नल फोर्स, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस ऐसे भी डिफाइन हो सकता है। नहीं, डबल डेरिवेटिव मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसा बोल सकते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर वी सपोज होल मास ऑफ बॉडी इज सेंटर्ड। राइट, एंड डबल डेरिवेटिव and double derivative of position vector of center of mass with respect to time is equal to net external force divided by mass। तो ये भी एक डेफिनेशन बनता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसको थोड़ा और भी हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, इससे आपका माइंड कॉन्सेप्चुलाइज हो जाएगा। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये आप ऐसे सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स ले लो। कोई बॉडी, रिजिड बॉडी भी क्या है आपका? बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सिस्टम है। ठीक है ना, डिस्क्रीट पार्टिकल्स या कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, दोनों तरह का सिस्टम हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम, डिस्क्रीट। अभी मैं डिस्क्रीट की बात कर लेता हूँ। जैसे ये M1, ये M2, ये M3, ये M4, इस पर मान लीजिए ये A1 से एक्सलेट कर रहा है, ये A2 से ऐसा कुछ, या सपोज डेट इस पर फोर्स लग रहा है F1, इस पर लग रहा है F2, इस पर लग रहा है F3, इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है F4। तो चलो F नेट क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट। ठीक है, तो F नेट इज इक्वल टू M1 वेक्टर A1 प्लस M2 वेक्टर A2 प्लस डॉट। राइट, या F नेट इज इक्वल टू M1 डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर R1 प्लस M2 डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वेक्टर R2 प्लस डॉट। ऑलराइट, तो अब हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, F नेट
एफ नेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर m2 वेक्टर r2 डॉट डॉट, या एफ नेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर m1 वेक्टर r1 m2 वेक्टर r2 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आप ये आपके पास ऑलरेडी डिफाइन करो, ये है क्या, टोटल मास मोमेंट। ये क्या है, टोटल मास मोमेंट m1 r1 m2 r2, ठीक है ना। अब ऐसा करो, आप मान लिए कि टोटल मास मतलब m इज इक्वल टू आप m1 प्लस m2 प्लस ये डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू m टाइम्स डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ये हो गया RCM, ठीक है, RCM, या डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर RCM इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। ये भी ध्यान देना, ये एक्सटर्नल, इंटरनल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो और है क्या, ये एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स के ये लोकेशन कहाँ पर लग रहा है उससे इंडिपेंडेंट है, इंटरनल फोर्स से इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, डायनेमिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब जैसे कुछ डिस्कशन करते हैं तो आइडिया लगेगा। जैसे ये मान लीजिए कि आपका कोई रॉड है 5 kg का है, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ 20 न्यूटन फोर्स है, ये 10 न्यूटन फोर्स है। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास जो होगा आपको ये एक्सलरेट करेगा इधर ACM, ठीक है, बिकॉज ये आपका फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ना ऐसा भी करूँ ना, ये आपका सेंटर ऑफ मास, ये 20 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, तब भी आपका जो ये 5 kg, तो ACM तो वही होने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं ACM बात करूँ तो एफ नेट बाई टोटल मास, तो ये 20 और 10 दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप नेट फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स अगर यहाँ भी लगता है ना सेंटर ऑफ मास पर, देखिए इसमें जब भी एक्सलेट करे कोई लार्ज बॉडी का तो वो सेंटर ऑफ मास ही एक्सलेट करता है, ठीक है ना। मतलब अब सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट which accelerates such that total force is acting at that point and total mass is centered at that point, isn't it? तो ये हो रहा है, ठीक है ना। अब ये लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, यहाँ लगे यहाँ लगे, यहाँ भी क्या होगा, ACM जो होगा आपका एफ नेट बाई मास, तो यहाँ भी 10/5, दिस इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, ये दोनों का, ठीक है। हाँ, इसका रोटेशनल इम्पैक्ट्स है, वो अलग हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिस्कस करने वाला। ये शायद रोटेट कर सकता है, ये रोटेट नहीं करेगा, ओनली प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और भी बातें हैं इसमें, जैसे कि अब ये एक और बात, सपोज डेट मान लीजिए ये अपना कोई 4 kg ब्लॉक, दिस इज द स्प्रिंग हेयर 2 kg ब्लॉक, ये के 100 न्यूटन पर मीटर। अब इसका सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो कुछ यहाँ पर आएगा, नियरेस्ट पॉइंट के बगल में होता है, ठीक है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास, 2 पार्टिकल सिस्टम, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम। अब ये मान लीजिए कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जो kx लग रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन देखूँ, ये ACM है, ठीक है। तो ACM जो होगा आपका 20 टोटल नेट फोर्स एंड अपॉन 6, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ना। और मान लीजिए कुछ देर के बाद अगर ये आपका 4 kg है और ये पूरा एक्सटेंड होता है, ये 2 kg और ये F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो ये तो बढ़ गया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। और ये सेंटर ऑफ मास इधर एक्सलेट करेगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल फोर्स, राइट। तो फिर आप ACM अगर देखोगे ना, तो F बाई टोटल मास m1 प्लस m2, तो 20/4 + 2, तो 10/6, सॉरी 20/6, दिस इज द 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। तो आई होप आप समझ रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ द
सेंटर ऑफ मास, राइट। चलिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। ऑलरेडी अपन RCM में डिफाइन कर चुके हैं, m1 वेक्टर r1, m2 वेक्टर r2, m1 प्लस m2। अब मान लो ये m1 है, ये m2 है, अब ये डिस्टेंस l है, ये 0,0, ठीक है, ये l,0, तो r1 इज इक्वल टू m1 0 प्लस m2 li कैप अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सेंटर ऑफ मास कुछ मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास RCM, ठीक है, ये RCM हो गया विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अपन कितना रहा है, इट इज इक्वल टू RCM m2 l i कैप अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू A। अब इसमें आपको सब देख लेना है कि अगर m1 0 होता है, ऐसे तो इस पर m1 पर तो m1 0 नहीं, m1 m2 अगर दोनों बराबर हो गया, m1 इज इक्वल टू m2, तो क्या हो जाएगा, तो RCM जो होगा आपको, ये m हो गया m l i कैप और 2m तो कट गया, तो l/2 i कैप, ठीक है। अगर m1 इन्फिनिटी होगा तो हम लोग को पता सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हेवियर मास के बगल में रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी देख सकते हैं, मैथमेटिकली भी सोच लो आप, RCM जो है ना, थोड़ा मैं इसको क्लीन करता हूँ आपको, तो ये RCM कितना आया है, m2 l i कैप m1 प्लस m2, राइट, m1 प्लस m2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, RCM जो हो गया इज इक्वल टू m2 l i कैप m1 प्लस m2, तो l i कैप m1 बाई m2 प्लस 1। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, m1 बाई m2 के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, रेशियो पर, ठीक है, m1 और m2 पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर m1 इजकल टू m2, तो आपका m1 बाई m2 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में RCM जो होगा आपका 1 तो l/2 i कैप, मतलब मिड पॉइंट पर चला गया। अब मान लीजिए कि अब m2 बहुत लार्ज है, m2 जो है टेंस टू इन्फिनिटी है, तो m1 बाई m2 क्या हो जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो RCM जो होगा वो l i कैप, मतलब ये m2 के ही पास में सेंटर ऑफ मास चला जाएगा, ठीक है। m2 अगर उसी तरह से अगर m1 इज वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू m2, तो m1 बाई m2, ठीक है, ये हो गया इन्फिनिटी, तो l i कैप 1 प्लस इन्फिनिटी, तो l i कैप इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 0। तो मतलब क्या हो गया कि आपका ये सेंटर ऑफ मास यहीं पर आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मतलब m1 के पास। तो यहाँ से कंपेयर मिलता है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है आपको हेवियर पार्टिकल के नियरेस्ट, मतलब बगल में होता है, इज बायस टू द हेवियर पार्टिकल। और अगर दोनों पार्टिकल अगर क्या है सेम है, तो फिर आपको मिड पॉइंट पर चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास हम लोग लोकेट करते हैं या कंपेयर करते हैं। और भी हम लोग इसमें जो कोई भी किसी भी तरह के अरेंजमेंट में सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये x y, ये कुछ इस तरह से m m m 0 0, ये मान लीजिए इक्वल ट्रायंगल l,0, और दिस इज द l/2, एंड ये कितना हो जाएगा आपका l²√3l/4। आई होप l² माइनस l²/4। तो ये l/2 √3l/4, ये ठीक है ना, 4l² माइनस l² का रूट है ना, तो √3l/2, तो ये हो गया आपका √3l/2, l² माइनस l/2। तो अब ये इसमें
एक्सीएम, एक्सीएम क्या हो जाएगा, एम इंटू 0 प्लस एम एल बाई 2/3m, राइट। तो ये आपका एम एल बाई 2 तो कितना हो जाएगा 3ml/2 और 3m, तो ये थ्री एम कट गया तो कितना आ गया L/2, ठीक है। उसी तरीके से YCM जो होगा m इंटू 0 प्लस m√3l/2/3m, तो 0 0, तो आपका m√3l/2/3m, तो mm कट गया और ये आपका √3, तो आई होप L/2√3, ओके। तो सेंटर ऑफ मास L/2 L/2√3, तो ये ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो क्लिप होगा उसमें कॉन्टिन्यूअस बॉडी का करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।